करा दूंगा, क्योंकि बच्चों के एग्जाम में स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी दोनों आ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी से पहले स्टैट्स समझा दूं, उसके बाद इन दोनों के एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे? तो स्टैट हमारी प्रोबेबिलिटी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी लास्ट क्लास के अंदर। तो आज हम सोचते हैं स्टैट्स क्वेश्चन शुरू करके आपको फिर दोनों के कंबाइंड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लास्ट ईयर बोर्ड्स में आए हुए हैं वो एक साथ ले लें। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? हाँ जी बच्चे। नो सर। तो एक बार स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो फिर हम आज स्टैट्स स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैट्स के अंदर मैं आपको एक आध क्वेश्चन एग्जांपल दे दूंगा और टाइप का जो हमारे कोर्स में लास्ट ईयर कट गया था। अगर आ जाए तब भी ठीक है, नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक आध क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है? तो एक बार बच्चे ज्वाइन कर लें जल्दी से। ओके सर। देखो बच्चे, जो गुडले के स्कूल के बच्चे हैं या जो पीडीपीएस के बच्चे हैं रिया, आज मैं आपका स्टैट्स शुरू कर रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है बच्चे? जितने भी लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या उसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम एक साथ ले लेंगे। तो मैं स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक साथ लूंगा। आज हम स्टैट्स स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी जो थी वो एनसीईआरटी से कंप्लीट कर ली थी। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको प्रोबेबिलिटी के किसी क्वेश्चन में डाउट हो एनसीईआरटी के? अगर नहीं है तो फिर मैं स्टैट्स कंटिन्यू कर रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको हम एक साथ लेंगे। ठीक है बच्चे? यस। चलिए बच्चों को ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट होना है तो बच्चों को प्रॉब्लम ना आ जाए। स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे क्लास। हाँ जी बच्चे, जल्दी जल्दी स्पीड से सारे स्टूडेंट ज्वाइन करिए और अपनी बुक्स और रिजल्ट जल्दी से ओपन करिए क्योंकि आज आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और स्टैट्स के और प्रोबेबिलिटी के डाउट हम एक साथ लेंगे। ठीक है बच्चे? अब मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझना बच्चे। तो सारे डाल लो हेडिंग के ऊपर स्टैटिस्टिक्स जल्दी से। चैप्टर नंबर है हमारा ये, कौन चैप्टर नंबर है? हाँ जी 14। चैप्टर नंबर 14। अब स्टैटिस्टिक होता क्या है पहले मैं आपको सुना दूं। वैसे स्टैटिस्टिक जो होता है ना ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, ना कि मैथ्स की। बट मैथ्स में इसको इंट्रोडक्शन देते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट होती है, इसलिए इसको मैथ्स में डाल दिया गया है। जबकि अब आगे फ्यूचर में जाएंगे तो ये इकोनॉमिक का पार्ट बन जाता है स्टैट्स। तो स्टैट्स का जनरली मतलब होता है सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकली डेटा। क्या मतलब होता है? ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकली डेटा। जितने भी हमारे न्यूमेरिकली डेटा है उनकी एक सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट करना, जितने भी हमारी न्यूमेरिकली एक्सप्रेशंस हैं उनकी एक सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट करना, उसी को हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। समझ गया? क्लियर हो गया? तो बाकी बहुत डीपली थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि स्टैट्स जो होता है बच्चे, वो आप लोगों का जनरली ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकली डेटा होता है। जब बात डेटा की होती है तो बात होती है सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की। डेटा मतलब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर मेरे को क्लास के अंदर आप लोगों के मार्क्स जानने हैं तो मतलब मुझे एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है जिससे मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? आपके मार्क्स। समझ रहे बच्चे? तो जैसे कि अगर क्लास के अंदर मेरे 30 बच्चे बैठे हैं और उन 3 बच्चों के मेरे को मैथ्स के मार्क्स जानने हैं, इसका मतलब मुझे उन 30 बच्चों का डेटा चाहिए। डेटा क्या है? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब जब भी हमें कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होती है किसी एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट किया जाए तो नाउ इट इज नोन एज द डेटा। समझ आया कि नहीं आया? सबको क्लियर हो गया डेटा क्या है? तो डेटा इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए जब आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी होती है किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर,
तो आप उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटा कहते हैं। बताओ बच्चे समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? तो स्टैटिस्टिक क्या है? तो स्टैटिस्टिक को अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपका वाइवा भी होता है, इसलिए मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ, ये समझना कि ऐसी और भी चीजें हैं, क्योंकि वाइवा में आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टैट्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक इज अ ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकली एक्सप्रेशंस। तो जितने भी हमारी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है उनकी ट्रीटमेंट करना, इट्स कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें चाहिए होते हैं डेटा। डेटा का मतलब एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डेटा। और डेटा क्या होती है? दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी सब्जेक्ट इंक्वायरी के ऊपर जब आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसका मतलब आपको उसका डेटा चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ जी। अंश, जसूजा क्लियर है? आर्यन? तो अब हम पढ़ रहे हैं कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो डेटा की हम सबसे पहले कलेक्शन करते हैं, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो उसको अरेंज करते हो अलग अलग सीरीज में। अगर डेटा स्मॉल होते हैं तो हम उसको इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं जिससे कि आपको स्टैट समझ आसानी आए। तो अगर हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा, अगर हम लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल डेटा की ट्रीटमेंट करनी होती है, किसी भी अगर न्यूमेरिकल डेटा की ट्रीटमेंट करनी होती है Recording in progress. तो उस न्यूमेरिकल डेटा की ट्रीटमेंट करने के लिए आप लोगों को कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। और जब वो इंफॉर्मेशन आप न्यूमेरिकली फॉर्म में इकट्ठी करते हो तो नाउ इट इज कॉल्ड डेटा। अब डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं वो उसके अलग अलग मेथड होते हैं, वो इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे। अब डेटा को जब आप इकट्ठा करते हैं तो डेटा का नेचर देखते हैं। अगर डेटा जो है वो स्मॉल है, क्या है? स्मॉल है और इंटीजर में फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको इंडिविजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ये बात सबको पता होगी कि हम लोग जब हमें कभी कैसे दिया होता है कि हमारे क्लास में 5 बच्चे हैं और उन 5 बच्चों के मार्क्स दिए हुए, एक के 50 में से 30 है, एक के 35 है, एक के 49 है, एक के 2 है और एक के अपना 28 है। तो ये क्या देखा, जब हमारे पास सिर्फ एरिया ऑफ इंक्वायरी काफी स्मॉल था और बच्चों के जो मार्क्स थे, अगर सपोज कर लेते हैं कि वो इंटीजर्स की फॉर्म में थे, पी बाई क्यू की फॉर्म में या डेसिमल में नहीं थे, तो हमने उसके लिए क्या एक्सप्रेस किया? इंडिविजुअल सीरीज को अरेंज करा। तो हमने डेटा को किसमें अरेंज किया? इंडिविजुअल सीरीज में। अगर हमें लगता है कि कुछ बच्चे जो है वो ज्यादा हैं, 50-60 बच्चे हैं और उनके रिपीटेटिव मार्क्स हैं, तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं? और जैसे हमने कहा कुछ बच्चे ज्यादा हैं तो हम उसके लिए कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, एक्स और एफ। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, कितने बच्चे 15 हैं, कितने ऐसे 20 हैं। तो ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके 5 मार्क्स हैं, 9 बच्चे हैं जिनके 10 मार्क्स हैं, 18 बच्चे हैं जिनके 15 हैं और 3 बच्चे हैं जिनके 20 है। तो क्या देखा, डेटा थोड़ा सा लार्ज हुआ तो हमने उसको कहाँ अरेंज कर दिया? डिस्क्रीट में। जब डेटा बहुत लार्ज हो और फ्रैक्शन के चांस भी हो डेसिमल आने के, तो उस केस में हम उसको कर देते हैं किसमें? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ये कौन से? डिस्क्रीट सीरीज। फिर हमने इसको अरेंज किया कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब कितने बच्चों के मार्क्स 0 से लेकर 5 तक के बीच में आए हैं वो इसको इस इंटरवल में लाई कर दिया। जिन बच्चों के मार्क्स 5 से लेकर 10 के बीच में है उनको यहाँ अरेंज कर दिया। तो 10 से लेकर 15 तक आए हैं इस तरह। तो आपको ने शॉर्ट में क्या समझा कि अगर हम स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है? किसी चीज की न्यूमेरिकल डेटा की ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट का मतलब है उसकी मेजरमेंट करना, जिसमें कई बार हम उसकी एवरेज भी निकालते हैं, कई बार हम उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। तो मीन मीडियन मोड पड़ा हुआ है, पर मीन मीडियन मोड जो होती है वो उसकी सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट है। बट मेजरमेंट करने के लिए पहले आपको डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं, डेटा का मतलब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस सब्जेक्ट इंक्वायरी के ऊपर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जब आप उस इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकली कलेक्ट करते हो तो नाउ इट इज नोन एज ए डेटा। और डेटा को अरेंज करने के बाद, डेटा को कलेक्ट करने के बाद आप उसको अरेंजिंग करते हैं सीरीज के अंदर। अगर डेटा स्मॉल है तो आप इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करते हो, डेटा थोड़ा सा लार्ज है तो उसके लिए डिस्क्रीट सीरीज यूज करते हो जिसमें एक्स और एफ आता है। और डेटा अगर फ्रैक्शन में भी हो सकता है तो आप उसको अरेंज करते हो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी बच्चे के रोल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं आते। ठीक है जी। तो आप उसको हमेशा किसमें अरेंज करोगे? इंडिविजुअल या डिस्क्रीट में। अगर आपको पता है कि कई बच्चों के जो नंबर होते हैं, जैसे हाइट है वो सेंटीमीटर में एग्जैक्ट नहीं होती, किसी की 10.2 भी है, किसी की 10.3 भी है, तो डेसिमल भी आ सकती है। तो उसको अरेंज करते हो किसमें? कॉन्टिन्यूअस के अंदर।
समझ आएगी ना? तो वो हमें डिपेंड करता है। जैसे किसी फैमिली के अगर हम बच्चों का सर्वे कर रहे हैं तो फैमिली के बच्चे कभी भी डेसिमल में नहीं आते। किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी का 2.5 बच्चा है, किसी का 3.25 बच्चा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी चीजें कभी भी किसी में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। तो ऐसी चीजों के लिए क्या बना है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हम लोग ऐसे के लिए बना डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस बना। तो 2.3 थोड़ी होगा, वो हमेशा क्या होगा? डिस्क्रीट में कन्वर्ट होगा। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, क्लियर हुआ? साइड फिगर पे आ गया। हाँ ज्वेल, समझ आया? एक्चुअल स्टैट्स क्या है? तो स्टैट्स का मतलब सिस्टमैटिकली ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकली डेटा एंड डेटा इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी हमें कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है और उस इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और जब वो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट की जाती है तो नाउ इट इज कॉल्ड द डेटा। अगर डेटा स्मॉल है तो अरेंज इन द इंडिविजुअल सीरीज। डेटा थोड़ा सा लार्ज है बट अगर वो डेसिमल में नहीं आ सकता तो उसको अरेंज करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और डेटा अगर टू लार्ज है और तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है और इंटीजर में भी, तो अरेंज इन द कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस बातें स्कूल में नहीं बताई जाती और ये वही बताया पाएगा जो आगे इकोनॉमिक्स ऑनर, जो स्टैट्स ऑनर, मैथ्स ऑनर को पढ़ाता है। ये सब ये पता होनी चाहिए। ये आपका वाइवा का कंसेप्ट है। क्लियर हो गया? प्रथम गुप्ता, प्रणय, तनिष, हाँ जी, Yes, sir. सब। तो ये बात सबको क्लियर होगी कि जितनी भी हमारी स्टैटिस्टिकल टूल की बात करें तो उसके अंदर सारा क्वांटिटेटिव कंसेप्ट की बात होती है और क्वांटिटी कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में करनी है। और जब डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट होता है तो सबसे पहले उसकी सीरीज अरेंज की जाती है। या तो सीरीज इंडिविजुअल होगी, डिस्क्रीट होगी या फिर कॉन्टिन्यूस होगी। कोई डाउट है किसी को? आगे शुरू करें? हाँ जी, आगे शुरू करें बच्चे? यहाँ तक का कंसेप्ट Yes, sir. अब बात करते हैं कि जब हम लोगों को किसी चीज की डेटा क्यों कलेक्ट किया है। आपको पता होगा जब हम क्लास में बच्चों के मार्क्स इकट्ठे करते हैं तो मार्क्स क्यों इकट्ठे करते हैं? हमें ये जानना होता है कि कौन बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लेके आया, कौन लोएस्ट मार्क्स लेके आया, पूरी क्लास की क्या एवरेज रही, पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितने मार्क्स ऐसे हैं जो सबसे रिपीट हुए हैं। तो ये सब चीजों को कहते हैं निकालने को मेजरमेंट ऑफ द सेंटर टेंडेंसी कहते हैं। हाँ जी, तो ये सेंटर टेंडेंसी की जो मेजरमेंट होती है उसमें 3 चीजें आती है, मीन, मीडियन, मोड। ये बातें क्लियर रखना। तो हम लोग अपने डेटा की कलेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट करनी होती है। मतलब डेटा को इंटरप्रेट करना होता है और डेटा को जब इंटरप्रेट करना होता है आपकी भाषा में, डेटा को उसकी कुछ कैलकुलेशन करनी है आपकी भाषा में, उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन करना। तो जब डेटा को इंटरप्रेट करना होता है तो उसके लिए हमें डेटा की कलेक्शन की जरूरत होती है। अब डेटा को इंटरप्रेट किससे किया जाता है? क्योंकि हमें कुछ सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट करनी है। क्या करनी है? सेंटर टेंडेंसी। शुरू करें? इसको रब कर दूं, समय नोट कर लिया? Yes, sir. अब हमें पता है कि जब हम अपने डेटा की इस तरह से, हमें क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा 3 तरह की सीरीज कोई भी, तो हम लोगों को अपनी मेजरमेंट करनी होती है। किस चीज की मेजरमेंट? सेंटर टेंडेंसी की। अब ये सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट को ही मीन, मीडियन, मोड कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब हमें अपनी 10th क्लास में ये 3 चीजें फाइंड करनी है, मीन, मीडियन और मोड। कोई डाउट है? क्लियर कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो सेंटर टेंडेंसी को मेजरमेंट करने के लिए हम डेटा की कलेक्शन करते हैं। जैसे हमने डेटा कलेक्ट करा, अब हमें ये जानना है कि किसकी सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके लोएस्ट मार्क्स हैं, कितनी एवरेज है, कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को निकालने के लिए हमें मीन, मीडियन, मोड चाहिए होता है। समझ आया बेटा? ये डाउट है? तो इसका मतलब 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने जो स्टैट्स पढ़नी है वो सारी स्टैट्स किसके आसपास घूमेगी? मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। और ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब 3 चीजें निकालने को आएगी। कौन कौन सी? मीन, मीडियन और मोड। अब ये 3 चीजें जब आपको निकालने को आएगी तो उसको निकालने के लिए जब आपने डेटा की कलेक्शन करी होगी, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको 3 तरह की सीरीज होती है जो मैं अभी बताई। या तो सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, या आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से या 6th क्लास से। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स और एफ होता है। और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। समझ आया बच्चे? तो हमने क्या करना है, मोटे मोटे बात अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड द ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकली एक्सप्रेशंस।
और न्यूमेरिकली इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है सब्जेक्ट इंक्वायरी के लिए, और डेटा इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। और जब भी हम डेटा की कलेक्शन करते हैं तो हमारे पास 3 तरह की सीरीज अरेंज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। फिर इन सीरीज के बिहाफ पे हम लोग सेंटर डेंसिटी की मेजरमेंट करते हैं, जिसमें आता है मीन, मीडियन, मोड। जल्दी बताओ अनन्या, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ बच्चे? अगर सबको ये बात क्लियर है तो आज हम स्टार्ट करें अपना सबसे पहला टॉपिक सेंटर डेंसिटी के अंदर मीन। क्योंकि अब जनरली क्या होता है बच्चे, हम लोग 9th क्लास तक जो मीन निकालना सीख के आए हैं वो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में सीखा है। आज हम कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट के फॉर्म में लिखा दूं कि बाई चांस कभी वाइवा में या 1 मार्क्स में टीचर पूछ ले तो आपको आना चाहिए। तो आओ जी स्टार्ट करते हैं। डालो हेडिंग ऊपर, सबसे पहले डालो हेडिंग ऊपर सेंटर टेंडेंसी, और सेंटर टेंडेंसी के अंदर फर्स्ट मेजरमेंट सबसे डालो हेडिंग ऊपर मीन, जल्दी से। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आज आपने ऊपर हेडिंग डाल दी है ऊपर मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, और सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट में सबसे पहला डाला हेडिंग मीन। इसको रब कर दूं, समय नोट कर लिया? हाँ जी, समय नोट कर लिया, रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. देखो जी, अब आप लोगों का स्टैट्स की शुरुआत होती है सबसे पहले फर्स्ट सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट की, जिसको हम लोग कहते हैं मीन। अब ये मीन आपसे पूछे क्या है तो आप कहेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। क्या है ये? मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। इसमें पहला आ गया मीन, ये मेजरमेंट है फर्स्ट। मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं, किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो तो भी उसका मतलब मीन है। ठीक है जी, किसी चीज की परसेंटेज निकालनी हो तो भी उसका मतलब मीन है, और मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो एवरेज लिखा हो, परसेंटेज लिखा हो, बार लिखा हो या मीन लिखा हो, इन चारों का मतलब एक है। तो अब हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज की। पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है xn तक, तो इसको मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आया बच्चे, तो क्या फॉर्मूला बन गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। ठीक है जी, तो एग्जांपल की बात करें कि हमारे पास अगर आ जाए क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो आपको पता है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से है? पहला प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 और 11, ये हमारे 5 प्राइम नंबर है। अगर हमें इसका मीन निकालने को आ जाए तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फॉर्मूला है मीन निकालने का। क्या फॉर्मूला हो गया? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, 18 और 10 28 अपॉन 5। इसे कैंसिल करोगे तो 5.6 आ गया। आपको समझ आ गया इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? तो जब हम लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस फॉर्म में गिवन है तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। कोई डाउट या क्लियर? डिनोट करते हैं एक्स बार से। कशिश क्लियर हुआ? Yes, sir. शिवम भगत कोई डाउट तो नहीं है? आज भगत जी ने ज्वाइन नहीं किया क्या शिवम जी ने? हाँ जी, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? तो इंडिविजुअल सीरीज समझ आ गई सबको? अब इसके बाद एक एग्जांपल डिस्क्रीट सीरीज का दूंगा, उसके बाद सीधा आते हैं किसके ऊपर? अपने मेन टॉपिक एनसीईआरटी के ऊपर, जो सारा टॉपिक कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर है। फिर कॉन्टिन्यूअस में भी 2 मेथड पढ़ेंगे, एक एक्चुअल मीन और एक एज्यूम मीन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। हाँ जी बेटा, सबने नोट कर लिया? रब करें। Yes, sir. देखो बेटा जी, अब आप लोगों का ये तो समझ आ गया कि जब भी आपको सेंटर टेंडेंसी के अंदर मीन फाइंड करना है तो मीन के अंदर या तो आपको इंडिविजुअल सीरीज दी होगी या आपको डिस्क्रीट सीरीज दी होगी। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम लोगों को एक्स और एफ गिवन होता है। जैसे सपोज कर लो कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको एक्स भी गिवन है और उसी क्वेश्चन में आपको एफ भी गिवन है, तो बोलने की जरूरत नहीं है सीरीज डिस्क्रीट सीरीज है। जैसे कि सपोज कर लो हमें एक्स दिया हुआ 5, 10, 15 और 20 और फ्रीक्वेंसी दी है 2, 7, 5 और 8।
अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मीन निकालना है तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा मतलब सम, सिग्मा मतलब सम, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में मीन को निकालने का। एफ एक्स का टोटल कर लीजिए एफ इंटू एक्स का, और एफ का टोटल कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो। तो पहले हम एफ इंटू एक्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एफ इंटू एक्स। निकालो जल्दी, क्या आएगा ये, कितना आएगा ये, तो ये हो गया एफ इंटू एक्स। अब एफ इंटू एक्स के टोटल को सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। इसका टोटल करेंगे 10 और 70 80, 80 और 70 155, 155 और 160 315। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा एफ एक्स का टोटल। अब निकालेंगे एफ का टोटल। 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया एक्स बार का, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। तो एफ एक्स का टोटल अपॉन एफ का टोटल, एफ एक्स टोटल 315 आया, एफ का टोटल 22 आया, इसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो हर पेशा ये पेपर में लिखी नहीं होगी डिस्क्रीट सीरीज, ये आपको खुद पहचाननी है। जब एक्स और एफ दिए हुए हैं तो आप लोगों का अपना डिस्क्रीट सीरीज की बात हो रही है। अगर आपको खाली ऑब्जर्वेशन दी हुई है एक्स तो बात इंडिविजुअल सीरीज की हो रही है। ये बात क्लियर है, डाउट है बच्चे? हाँ बच्चे क्लियर है? सर ये सिंबल किस लिए है? ये जो सिंबल होता है सम को डिनोट करता है, ये सिंबल, ये 9th में पढ़ा तो होगा आपने, इसको सम कहते हैं, सिग्मा, सिग्मा डिनोट टू सम। समझ आया बच्चे? जल्दी जल्दी नोट करिए सारे बच्चे। तो हर बच्चे को समझ आ रहा है कि हमारा जो 10th क्लास का मैथ्स है उसमें स्टैट्स के अंदर आपको सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट करनी है। उसी सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट करने के लिए हम डेटा की कलेक्शन करते हैं। जब भी डेटा की कलेक्शन करते हैं तो हमें 3 तरह की सीरीज फॉर्म होती है, हो सकता है इंडिविजुअल सीरीज फॉर्म हो, डिस्क्रीट हो या क्वांटिटीज हो। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट हम 9th में पढ़ चुके हैं, बट कॉन्टिन्यूस अब पढ़ेंगे 10th में। बट आपको भूल गया इसलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये थी इंडिविजुअल सीरीज, ये थी डिस्क्रीट, और आज हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज शुरू। रिया समझ आ रहा है, डाउट है? रिया, रीत समझ आ गया? यस सर। आगे शुरू करें बच्चे, इसको रब कर दूं अगर सबको क्लियर है तो? हाँ जी बेटा, अगर यहां तक का कंसेप्ट सबको क्लियर है तो आगे कंटिन्यू करें। यस सर। देखिए बेटा जी, अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। ये देखो बच्चे, अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। क्या गिवन होगी? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब इसमें भी 2 मेथड है। जब बात कॉन्टिन्यूअस सीरीज की होती है तो उसके अंदर भी हमारे पास 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं आगे। ठीक है जी, इसको आप शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हो। तो नोट करना, हम लोगों को जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना हो, डेटा काफी लार्ज हो, तो हम उसको यूज करने के लिए डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों की शुरुआत कर रहा हूँ सीधा एनसीईआरटी से, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट अब एनसीईआरटी निकाल लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 14.1 और फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। पेज नंबर सारे बच्चे 270 निकालिए जल्दी जल्दी स्पीड से। पेज नंबर 270 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे कि आपने स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है, तब तक आप उसको डायरेक्ट मेथड से यूज कर सकते हो। ठीक है जी, शुरू करें। यहां तक सबने नोट कर लिया, इसको रब कर दूं बच्चे? देखो जी, अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 14.1 का।
फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आप लोगों को क्लास इंटरवल गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। नंबर ऑफ प्लांट्स को क्लास इंटरवल से डिनोट किया गया है और नंबर ऑफ हाउसेस को फ्रीक्वेंसी से। तो पहला क्लास इंटरवल है 0 से 2, दूसरा क्लास इंटरवल है 2 से 4, फिर क्लास इंटरवल है 4 to 6, फिर क्लास इंटरवल है 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। क्लियर हो गया बच्चे? फ्रीक्वेंसी गिवन है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब सबसे पहला स्टेप यही होगा बच्चे कि आप लोगों ने क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स निकालने हैं, तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में। जब हम क्लास इंटरवल से क्लास मार्क्स निकालते हैं तो इसमें आता है डिस्क्रीट में। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? दिस प्लस दिस अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 प्लस 2 कितना हो गया? 2, 2 अपॉन 2, 2 प्लस 4 6, 6 अपॉन 2। अब इनमें गैप कितने चल रहा है? 2 2 का सब में आगे 2 2 बढ़ाते जाओ। 5, 7, 9, 11, 13। तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्टिन्यूस सीरीज किसमें कन्वर्ट होगी? डिस्क्रीट में। और डिस्क्रीट का फॉर्मूला आपको आता ही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। तो पहले आप एफ इंटू एक्स का टोटल कर लीजिए और फिर एफ से डिवाइड करना। 1 इंटू 1, हाँ जी 1 इंटू 1, 2 इंटू 3, 1 इंटू 5, 7 इंटू 5, 6 इंटू 9, 11 इंटू 2 और 13 इंटू 3। अब 39 का टोटल कर लीजिए और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। जल्दी से खुद ट्राई करिए फटाफट। जहां तक इसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड। क्लियर हुआ? डाउट है बच्चे? सबको क्लियर हो गया डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड? कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं होगा? हाँ हाँ सॉरी, पहले कॉन्टिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दिया ना। जैसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आप क्लास मार्क्स निकालते हो तो वो अपने आप ही डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चे? डाउट है? तो जैसे ही आपने कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास मार्क्स निकाला तो ये क्या देखा? एफ एक्स में नहीं कन्वर्ट हो गया? जैसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस को पहले डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद मीन निकाला जाता है। अब डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा मतलब सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। बेटा जी दोबारा बोलो। ज्वेल क्या कह रही है बच्चे? 8.1 आ रहा है। हाँ जी भी देख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। अब जब आप 162 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 2 8 द 16, 2 1 द 2, 8.1 आ गया। तो सबको क्लियर हुआ किस तरह से पहले डिस्क्रीट सीरीज को कॉन्टिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया और फिर एक्चुअल मेथड से आपने मीन निकाल लिया, जो हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्लियर है? रब कर दूं? हाँ जी बेटा जी, रब कर दूं? यस Yes, sir. चलिए अब मैं आपको सीधा करवाता हूँ। एक क्वेश्चन और कराने के बाद फिर शॉर्टकट मेथड कराता हूँ। जब आपकी कभी कभी x बहुत लार्ज होता है तो मल्टीप्लाई करने में टाइम कंज्यूम होता है, तो उसके लिए फिर शॉर्टकट मेथड ढूंढते हैं जिसमें कैलकुलेशन तो थोड़ी सी आसान हो जाती है पर लेंथी हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसके अंदर हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। देखो कैसे, इसको मैं रब कर दूं। क्लियर हुआ? यस सर। एक मिनट जरा साहिल नोट कर ले। जल्दी कर, बच्चे कह रहे फटाफट आगे करो, जल्दी जल्दी करो फिर से। और किसी जल्दी जल्दी नोट करिए जिसके रह गया। स्टेप बाय स्टेप करो, कोई टॉपिक है। तनिष क्लियर है कंसेप्ट यहाँ तक का? वमिका, वंश, ग्रोवर सबको क्लियर है? गुड। मेहर, मेहर सिंह सेठी साहब, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे या हैप्पी बर्थडे? मेहर सिंह बिलेटेड, जब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बच्चे। गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखना अपना। ओके बच्चे, अब सारे बच्चे जो हैं वो स्टैट्स की प्रैक्टिस जरूर करना है क्योंकि स्टैट डिफिकल्ट नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ अगर इसके न्यूमेरिकली क्वेश्चन अगर ढंग से ना किए जाएं
प्रैक्टिस, तो बच्चे कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट लगने की वजह से क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, तो अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं इसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। ज्वेल स्टार्ट करें, इसको रब कर दूं। Yes, sir. देखिए जी, अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आपने क्या देखा कि अगर x आपका बड़ा आ रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन आपको लग रहा है कि लेंथी हो सकती है, तो आप उसके लिए शॉर्टकट मेथड भी यूज कर लेते हो। देखो जी, आपको डायरेक्ट मेथड तो आ ही गया, मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखा देता हूँ। ये है हमारा क्लास इंटरवल, इसको हमें डेली वेजेस दिया हुआ है भाई, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आपको दिए हुए हैं 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 12, 14, 8, 6 और 10। कोई डाउट किसी को? अब एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है साहिल, इसे कन्वर्ट करना होता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, और डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए क्लास मार्क्स निकालने होते हैं। क्लास मार्क्स को निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 100 प्लस 120 220, 222 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 110। सर वो 500 वो 500 है। 500 520 है। कहाँ बच्चे? सर 500 है, क्वेश्चन नंबर 2 से आती। ये तुम्हारी बुकों में 500 दिया, हमारी बुकों में 100 दिया हुआ है। तो Yes, मेरे sir, में 500 500 है। 520 है। पर मेरे में भी 100 है। पर अब मेरे भैया में भी 100 है। जिनकी बुक में 500 है वो बाद में करना, जिनकी बुक में 100 है वो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि खोजता बुक में कई बुकों में बेस प्रिंट है, तो मैं आपको क्वेश्चन भेज देता हूँ ग्रुप में, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं अब 100 से ही करवा रहा हूँ जो बुक में मेरी दिया हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों की बुक में यही दिया हुआ है। ठीक है, जिनकी बुक में 500 दिया उससे ट्राई करना, आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको से डिवाइड किया 130, 150, 20 का गैप चल रहा है, 170, 190। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ग्रोवर साहब समझ आया यहाँ तक? अब आपने क्या नोट करा कि थोड़ी से x बहुत लेंथी आ रहा है। जब आपका x थोड़ा लेंथी लगता है तो x को छोटा किया जाता है। अब x को छोटा करने के लिए उसमें d निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? d को निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a अपॉन आई। अब समझना ये a क्या है और i क्या है। ये सिर्फ आप लोग क्वेश्चन में तब कर सकते हो जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई लिखा हो, शॉर्टकट मेथड यूज करो जब आपको लगे कि x बहुत बड़ा आ रहा है, उस केस में। मुश्किल नहीं है, अगर हल्का समझ लोगे तो आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है, x को किस में कन्वर्ट करना है? d में। d का मतलब x की हमने डेविएशन निकाल दी। डेविएशन मतलब उसको और छोटा कर दिया। डेविएशन मतलब छोटा करना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा x है, इसमें से बीच वाली टर्म को a एज्यूम कर लो। कोई बीच वाली टर्म को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये करना है, आप इसको भी कर सकते हो। इसको मैंने बीच वाली टर्म कितनी ले ली कि कैंशन सामने दो बीच वाली। और कई बार ये तो ऑड नंबर से बीच वाली सामने होगी, कई बार इवन नंबर होते हैं तो दो बीच वाली टर्म हमारी होती है, तो किसी को भी ले लो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसको क्या मान लिया? a, ये हो गया a। आई होता है क्लास साइज, इन दोनों का डिफरेंस। तो कितना डिफरेंस है हमें? तो नोट करना, ए हमने एज्यूम करा है 150 और आई हमने कंज्यूम करा है 20, तो क्लास साइज है। ये बात क्लियर होगी? अब देखो डी कितना छोटा हो जाएगा, साथ में टिको, पहले समझो। अब डी कैसा हो जाएगा, इसको निकालने का फॉर्मूला, दिस एक्स मतलब दिस माइनस दिस अपॉन 20। तो 110 में से 150 गए, माइनस का 40। 110 में से 150 माइनस करे तो क्या आ गया? माइनस का, माइनस 40 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? माइनस 40 को 20 से डिवाइड करो। ये कोरोना की वजह से बच्चों का बेड़ा गर्क हो चुका है। बताओ उनको 40 को 20 से डिवाइड करना नहीं आ रहा। कितना आएगा? माइनस 40 को 20 से डिवाइड करोगे -2 -2। बताओ यार, ये None. कोरोना के बच्चे हैं जो सोचने पड़ेगा अब तक। तो आ गया। अब ऐसे ही ये सारे एक्स है। अब अगला माइनस करो, 130 में से 150 गए, -20, -20 को 20 से डिवाइड किया, -1। एक इससे ऑर्डर में जाता रहेगा ये। फिर ऐसे ही 150 माइनस 150 0/20। फिर 170 माइनस 150, हर एक्स में से 150 माइनस करना है और 20 से डिवाइड करना है। तो 170 में से 150 गए, 20/20, 190/150, 40/20। तो ये ऐसा ऑर्डर जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2 हमेशा है। अब एक्स छोटा हो गया, जो काम एक्स करता था वो काम डी करेगा। हम पहले क्या करते थे? एफ एक्स, अब क्या करेंगे? एफ डी। तो अब हमारा एक्स छोटा हो गया, डी में कन्वर्ट हो गया, अब उसको कहेंगे एफ डी। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करो, 12 × 2
minus 24, 14 into 1, minus 14, 8 into 0, 0, 6 into 1, 6, 10 into 2, 20. अब इसका टोटल कर लो, पहले प्लस वाला टर्म प्लस करो फिर माइनस वाला टर्म। 20 का 6 हो गया और माइनस का 38 हो गया, तो माइनस का 38 में से प्लस का 26 का कितना आंसर आया? माइनस का 12। कोई डाउट? किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? हाँ जी। अब एक्चुअल मीन निकालने No, का sir. फॉर्मूला क्या? बताओ, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था? मीन निकालने का फॉर्मूला था एफ एक्स अपॉन एफ। यहाँ पे एक्स की जगह डी आ गया तो फॉर्मूला क्या बन गया? एफ डी अपॉन, चलो जी एफ डी अपॉन एफ तो कर लिया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। सम ऑफ एफ डी अपॉन सम ऑफ एफ, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। बट यहाँ पे एक पंगा पड़ता है कि जो चीज ऊपर आपने यहाँ पे माइनस करी है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी इसके साथ, और जो चीज यहाँ पे क्या करी है डिवाइड, वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल कंसेप्ट। तो जो चीज आपने यहाँ पे क्या की थी माइनस, वो लास्ट रिजल्ट में प्लस हो जाती है, और जो चीज आपने यहाँ पे डिवाइड किया है वो लास्ट रिजल्ट में, बस अब कुछ नहीं करना। एफ डी क्या निकला आपका? -12। एफ क्या निकला है इसका टोटल? 26 और 8, 34, 40, 50। ये तो आई है सिंपल। अब आपने क्या देखा, इसी के अंदर प्लस कर दिया जो माइनस का था और डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया 0 0। ये माइनस का 24/5 आ गया प्लस 150। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4.8। बताओ जी 150 में से अगर 4.8 चला गया तो ये आ गया कितना? 145.2। ये हमारा आंसर आ गया। लो जी, नहीं समझ आया? क्लियर हुआ सबको? तो सबसे पहले x को छोटा करके d निकाला है, फिर जो काम fx करता था वो काम fd ने कर दिया, फिर fd अपॉन f कर दिया, लास्ट में जो चीज यहाँ पे ऊपर माइनस की थी उसको प्लस कर दिया, जो चीज डिवाइड की थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड। तो वैसे शॉर्टकट नहीं है, वैसे तो लेंथी है, लॉन्ग कट है, बट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट है। समझ आ गया बच्चे मम्मी का? Yes, sir. तो याद से प्रैक्टिस करना। जितने बच्चे बार बार मेरे को होमवर्क सेंड करते हैं ना अपना स्कूल, सर होमवर्क आपको पर्सनली आपके रोल नंबर सेंड करना होता है। Sir, you are on mute. Sir. Sir, you are on mute.